हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी उम्मीद को चार चांद लगाने के लिए आज एक और महत्वपूर्ण चैप्टर पर आज के इस सेशन में बात करेंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, आपके वन लाइनर टू लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन पे आज के इस सेशन में बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो फटाफट आज के इस सेशन को शेयर कर दें ताकि उन हजारों विद्यार्थियों को भी आज के इस सेशन का फायदा हो सके। इसके अलावा जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आपके लिए शेयर की जाती है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ऐसी आशा और विश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन इसलिए है कि ये चैप्टर है वो आपका लगभग 11 मार्क्स का एक चैप्टर है ना। कितने हैं? 11 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से पूछे जाने हैं। तो हमारा जो उद्देश्य ये रहेगा कि कम से कम आप इस चैप्टर की जो मेन भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, उनको समझ लें ताकि उसके आधार पर जब इसके क्वेश्चन आप करो तो आप इजीली उनका जवाब दे सको। इसमें आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण अकाउंट होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। पुनर्मूल्यांकन खाता है वो खोला जाता है जो नामात्र खाते की प्रकृति का होता है। पहला जो चैप्टर था उसमें आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट था और इसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो खोला जाएगा। तो उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में बात करेंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे और आशा करेंगे कि पूरे 11 मार्क्स हैं वो आपको इस चैप्टर से मिले। और आप चाहते हो कि भाई पूरे क्वेश्चन आपके सही हो, पूरे मार्क्स आपको मिले, तो आज के इस सेशन को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वॉच करना, पूरा देखना है। और पूरा आप देखोगे तो निश्चित रूप से हर पॉइंट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अधिलाभ है। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट है, अधिलाभ है, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट के ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा है, ये आपको बताना है ना। सुपर प्रॉफिट है वो क्या होता है, ये आपके ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां होती है ना उन पे अपन बात करेंगे। क्योंकि ख्याति का मूल्यांकन है वो औसत विधि से भी होता है, अधिलाभ विधि से भी होता है, आपकी पूंजीकरण विधि है उससे भी होता है। तो अपने को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताना है। बताओ, देखिए फटाफट आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आना चाहिए क्योंकि आपने सारी चीज है वो पढ़ ली है अब और सिर्फ आपको एग्जाम में बैठना है और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आपको अभ्यास करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं जिससे आप स्वयं को मूल्यांकित कर सको। ठीक है, तो इसमें आपको बताना अधिलाभ है ना। तो अधिलाभ का जो फॉर्मूला है वो देखो, सामान्य लाभ माइनस औसत लाभ, ये नहीं होता है। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ ये होता है और ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। किसका? सुपर प्रॉफिट का, है ना। सुपर प्रॉफिट का ये आपका फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब याद रह जाएगा ना? अब याद रह जाएगा या नहीं बताओ, देखिए कमेंट में फटाफट आप बताओ। देखिए सारी बात आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है, याद रह जाएगा, मुझे विश्वास है। अब बढ़ेंगे आगे। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी यानी ए और बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 16,000 और 12,000 है। 1/4 भाग के लिए उसने नए साझेदार सी को प्रवेश दिया है और वो 15,000 रुपए की पूंजी लेके आता है। तो फर्म की ख्याति का आपको मूल्यांकन करना होता है ना। फर्म की ख्याति का मूल्यांकित करना होता है। तो देखो इसको ज्ञात करने का अलग फॉर्मूला होता है ना।
यहां पे होता है आपका ख्याति बराबर अधिमूल्यांकित पूंजी माइनस पूंजी। अब देखो इसमें है कि जो सी है वो 1/4 भाग के लिए कितने लेके आता है, 15,000 रुपए पूंजी लेके आता है। अगर संपूर्ण भाग की बात करें, संपूर्ण भाग के लिए तो 1/4 है वो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15,000 तो कितनी होगी 60,000, है ना। अब देखो यहां पर जो आपकी गुडविल होगी अधिमूल्यांकित कितनी आई 60,000 माइनस ये कितनी होगी 16, 12 और 15, है ना। 16, 12 और 15 ये वास्तविक होगी, है ना। तो यहां पर 60,000 माइनस ये होगी आपकी 43,000, है ना। तो कितने आ गए 17,000, ये आपकी गुडविल होगी, है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा 17,000, यानी सी है वो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी है वो यहां पर सही आंसर होगा। तो ये कंडीशन आती है चौथी स्थिति कि भाई किसी साझेदार की पूंजी के आधार पर अपन ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो यहां पर जो नया साझेदार सी है वो अपना 1/4 भाग के लिए 15,000 लेके आता है, तो संपूर्ण भाग के लिए उसकी पूंजी कितनी होगी, तो संपूर्ण भाग के लिए होगी 60,000। अब उसमें डिवाइड कर रखा है कि भाई ऑलरेडी ए की 16,000 है, बी की 12,000 है, सी की 15,000 है, तीनों का टोटल किया तो 43,000 आए, 60 में से 43 घटाए तो 17,000 है, वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके है सारी बात, बढ़ जाए आगे। तो देखो आगे देखते हैं, आगे 3 नंबर क्या कह रहा है कि कुल संपत्तियां हैं आपकी 70,000, दायित्व है आपके 10,000, औसत लाभ है आपका कितना 8,000, सामान्य दर की प्रतिशत 10%, अधिलाभ की राशि होगी, है ना। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट, जब बताओ 1,000 होगी, 2,000 होगी, 3,000 होगी, 4,000 होगी, बताओ। देखिए कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। अब देखो अधिलाभ के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। अधिलाभ के लिए क्या था, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपने पास एवरेज तो दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होती है आपकी कि भाई कुल संपत्तियों में से दायित्व घटा देंगे, तो कुल संपत्ति आपकी कितनी है 70 में से 10 घटा देंगे तो 60,000, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और ये हो जाएगा प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये आगे 6,000। तो यहां पर अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एवरेज प्रॉफिट है अपने पास 8,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया अपने पास 6,000, और इसका आंसर हो जाएगा 2,000। अब बताओ देखिए 2,000 किन किन का जवाब आ रहा है, तो यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या होगा, सुपर प्रॉफिट की राशि होगी 2,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना है, तो अपने को एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट है दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है, तो इसलिए अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया, और नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, और इसके आधार पर 6,000 है वो आ जाता है। ठीक है, तो 2,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे देखिए, आगे 4 नंबर क्या कह रहा है
कि लाभों में हिस्सा बटाने के लिए नया साझेदार लगता है। लाभों में हिस्से बटाने के लिए नया साझेदार क्या लाएगा? तो देखो दो तरीके से होता है, एक तो हिस्सा बटाने के लिए कि एक तो लाभों में हिस्सा बटाने के लिए, और एक होता है व्यापार में हिस्सा बटाने के लिए, है ना। तो एक के लिए लेके आता है पूंजी और एक के लिए लेके आता है ख्याति, है ना। तो देखो यहाँ पर जब बात लाभ व्यापार में हिस्सा चाहिए उसको तो वो पूंजी लेके आता है, लेकिन जब लाभों में उससे हिस्सा चाहता है तो वो गुडविल लेके आता है। तो इसका आंसर होगा आपका गुडविल। क्या होगा? गुडविल है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो लाभों में हिस्सा बटाने के लिए नया साझेदार है, जो राशि लेके आता है उसे ख्याति कहते हैं, और व्यापार में हिस्से के लिए जो राशि लेके आता है उसे पूंजी कहते हैं। ओके, बढ़े आगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या लेके आता है? पूंजी, ऋण, ख्याति या अनुदान? बताओ। देखे बहुत ही इजी है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने ये सारी बात है वो आपको बताई है। अब आपको बताना है कि भाई फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो नया साझेदार राशि लेके आता है उसे क्या कहते हैं? जवाब आना चाहिए आपका फटाफट, और जवाब आ रहा है कैपिटल, पूंजी कहते हैं, है ना। लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे ख्याति कहते हैं, और संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो हिस्सा लेके आता है उसे कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे देखते हैं। आगे देखो 6 नंबर क्या कह रहा है? पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति है, कौन सा है? व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र खाता, वास्तविक खाता है, या इनमें से कोई नहीं? पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या होगी? बताओ देखें, है ना। व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट होगा ये आपको बताना है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो आपका नाममात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है, नाममात्र खाते की प्रकृति का खाता है वो माना जाता है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति है वो नाममात्र खाते की प्रकृति होती है ना। चाहे पुनर्मूल्यांकन हो और चाहे आपका P&L इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका रियलाइजेशन हो, तीनों ही खाते हैं वो आपके नाममात्र खाते की प्रकृति में शामिल होते हैं। ओके है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 नंबर क्या कहता है ना, जवाब दो। देखो फटाफट इसको रीड करो और इसका जवाब दो। पढ़ना है पहले कि भी नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्तियों व दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हैं तो बनाए जाने वाला खाता कौन सा होगा? अगर मूल्य बदलना नहीं चाहते हैं तो कौन सा होता है, और मूल्य परिवर्तित करना चाहते हैं तो कौन सा होगा? पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट, सम्राट पुनर्मूल्यांकन खाता यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखो इसमें बात क्या कह रही है कि भाई नया साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार करते हैं। क्या? रिवैल्यूएशन है अकाउंट वो तैयार करते हैं। ठीक है, कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता है वो तैयार करते हैं। लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं तो वहां पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि अगर मूल्य बदलना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मूल्य नहीं बदलना चाहते हैं तो आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका ओपन होता है। ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना है। इसलिए आज का जो सेशन है वो 11 नंबर का सेशन है ना। 11 मार्क्स है वो आपको इसमें मिलने वाले हैं, इसलिए आज के इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें,
पूरा जो सेशन है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, हर पॉइंट को आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आगे देखें। आगे 8 नंबर क्या कहता है कि भाई सभी अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है ना। जितनी भी जो अवितरित हानियां होती है ना, अवितरित हानियां जिसमें आपका P&L का डेबिट बैलेंस है ना, कोई कृत्रिम आपकी संपत्तियां हैं, ये सारी की सारी अवितरित हानियां होती हैं। और इनको क्योंकि इसमें हिस्सा किसका होगा, पुराने साझेदारों का हिस्सा होगा, क्योंकि नया साझेदार के प्रवेश से पहले के ये सारे खर्चे हैं, इसलिए इसमें पुराने साझेदार का हिस्सा होगा। और जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो इस राशि को क्या करना पड़ेगा, पुराने साझेदारों को एक अनुपात में बांटना होगा। वो अनुपात कौन सा होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, फायदे का अनुपात होगा, पुराना लाभ विभाजन अनुपात होगा, या त्याग का अनुपात होगा। ये आपको बताना। परीक्षा में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि पार्टनरशिप में मुख्य रूप से ये 4 अनुपात है जिसका अपन ध्यान रखते हैं, है ना। चारों का नाम यहाँ पे आ गया। अब अपने को कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन होता है कि भाई इनमें से कौन सा सही होगा। लेकिन जिसने बड़े धैर्य के साथ पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, वो इसका जवाब है वो जरूर दे सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा पुराना लाभ विभाजन अनुपात, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इसका सही आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपकी अवितरित हानियां हो और चाहे अवितरित लाभ हो, इन्हें पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही बांटना होता है और बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखें। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाई ख्याति का स्वभाव होता है। ख्याति का स्वभाव क्या होगा, बिल्ली का स्वभाव होगा, कुत्ते का, चूहे का, या उपयुक्त सभी का, है ना। ख्याति का एक स्वभाव होता है, बिल्ली का स्वभाव भी होती है जो हमेशा साथ रहती है, कुत्ते का स्वभाव होता है ना, चूहे का, है ना। अलग अलग। बिल्ली के स्वभाव में क्या होता है कि मालिक के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वहां पर स्थायी रहती है। कुत्ते का वाला क्या होता है कि भाई कुत्ता जिस प्रकार आपने देखा स्वामी भक्त होता है, वो मालिक के साथ चला जाता है। और चूहे का स्वभाव वाला क्या होता है कि वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार जगह चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर जो ख्याति का जो स्वभाव की बात करें तो यहाँ पर उपयुक्त है वो सभी है, वो इसका आंसर होगा। बिल्ली के स्वभाव की भी होती है, चूहे के स्वभाव की भी होती है, और कुत्ते के स्वभाव की भी होती है। तो यहाँ पर सही है, आंसर है वो ये होगा, है ना। वैसे अगर बात करें तो जो विश्वसनीय होती है ना, वो बिल्ली के स्वभाव की होती है, क्योंकि वो कहीं जाती नहीं, उसके मालिक का कोई प्रभाव है वो नहीं होता है, वो वहीं स्थायी रहती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए और बी एक फर्म में 2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, उनका त्याग अनुपात आपको बताना है। बताओ 2:3, 1:2, 2:1, 1:1। फटाफट कैलकुलेशन करो। देखें आप, क्योंकि रेशियो निकालना आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपको रेशियो निकालना नहीं आता है तो आपका सवाल है वो सही होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है ना। इसलिए आपको अनुपात निकालना जरूर आना चाहिए, है ना। अनुपात निकालना अगर आपको आता है तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या अनुपात होगा। देखो वैसे तो ये एक बात सीधी भी अपन याद रख सकते हैं कि अगर नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। यहाँ पर नया अनुपात नहीं दे रखा है ना, नया अनुपात नहीं दे रखा है, इसलिए अपन क्या मान सकते हैं, पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात है वो होता है ना। तो पुराना अनुपात क्या होगा, 2:1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, है ना। फिर भी आप इसका कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप इसका कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को चाहिए त्याग का अनुपात, है ना। तो त्याग अनुपात
बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, है ना। पुराना तो अपने पास है, नया निकालना पड़ेगा। तो नया देखो, माना फर्म का लाभ 1, सी का हिस्सा 1/3, शेष लाभ 1 माइनस 1/3 तो 2/3, है ना। अब ए का नया अनुपात, तो बैलेंसिंग रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो 2/3 तो 4/9। बी का, तो बी का भी बैलेंसिंग रेशियो 2/3 और ओल्ड रेशियो 1/3 तो 2/9। और सी का 1/3 है, तो अपने को चाहिए 9 तो 3/3, है ना। तो 3/9। तो यहां पर नया अनुपात क्या आ गया, नया अनुपात क्या आया, 4:2:3, है ना। अब पुराने में से नया घटा देंगे, तो पुराना कितना है 2/3 माइनस 4 कितना हो गए 9, लघुत्तम कितना आ गया 9, 3, 6, 4 तो 2/9 और फिर 1/3 माइनस 2/9, क्योंकि अनुपात पुराना माइनस नया करना है। तो 9, ये आ गए 3, ये आ गया 1 तो 2 तो 1/9। तो त्याग अनुपात कितना आ गया आपका 2:1। ये अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 2:1। तो अगर पूरा कैलकुलेशन करते हो तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है ना। अगर ये नहीं आपको आता है तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात है वो होता है। एक बार नोट कर लो, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से ये बात है, वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपने को त्याग का अनुपात या नया अनुपात कैलकुलेट करना है। क्योंकि अनुपात निकालना आना चाहिए, अगर अनुपात निकालना नहीं आएगा तो आपका प्रश्न है वो सही होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे देखो, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी 7:3 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। ए अपने हिस्से का 1/7 व बी अपने हिस्से का 1/3 भाग सी के प्रवेश पे देता है। ए और बी का त्याग अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। क्या है 1:1, 3:7, 3:2, 5:3। कौन सा इसमें सही आंसर होगा ये आपको फटाफट है वो बताना है ना। तो देखो इसमें क्या पूछा है, ए का त्याग, तो एक का हिस्सा कितना है 7/10, इसका वह 1/7 भाग दे रहा है किसको, सी को, तो इसका त्याग हो गया 7/70। उसी प्रकार बी का त्याग, बी का हिस्सा कितना है 3/10 और इसका 1/3 भाग दे रहा है तो 3/30। अब देखो इसके नीचे वाली संख्या बराबर नहीं है, वो दोनों के बराबर होनी चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे 3/3 तो कितने आ गए 21/210। अब इसमें बराबर आना चाहिए तो इसमें कर देंगे 7/7 तो ये हो गया आपके 21/210। ये आ गया आपका 21/210 अनुपात 21/210 यानी 21:21 यानी 1:1 है वो इसका त्याग का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर ए है वो सही आंसर होगा, 1:1 में वो त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी का त्याग अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके एक बार समझ सकते हो और खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि
कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, है ना। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा आप मजबूत भी होंगे, है ना। तो अपने को मजबूत करना है, और मजबूत किस आधार पे? इस आधार पे कि भाई लगातार आप प्रैक्टिस है वो करते रहो। लगातार प्रैक्टिस करोगे तब आपको इस चीज का बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे 13 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी सी लाभों को 3, 2, 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी साझेदारों को समान अनुपात में लाभों का विभाजन करेंगे। आपको त्याग का अनुपात बताना है ना। तो देखो यहां पर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। त्याग अनुपात का फॉर्मूला है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, अब त्याग अनुपात, तो पहले कौन है? ए का त्याग। 3 पार्टनर है, ए का पुराना कितना है? 3/6 माइनस नया क्या हो गया? समान अनुपात यानी बराबर बराबर, तो 1/3। लघुत्तम कितना आ गया? 6। 6 का भाग 6 में तो 1 बार, और ये आ गए 3। 3 का भाग 6 में 2 बार, इसको 2 से गुणा तो 2, तो ये कितना आ गया आपका? 1/6। ये इसका त्याग हो गया, ये करेगा 1/6 में त्याग करेगा। फिर क्या है? बी का त्याग। बी का हिस्सा कितना है? ओल्ड 2/6 माइनस 1/3। लघुत्तम आ गया 6, और ये 2, 3 दूनी 6, 2, तो ये 0/6 यानी नहीं, ये त्याग है वो नहीं करेगा। फिर सी का है 1/6 माइनस 1/3। लघुत्तम आ गया 6, 6 का 1 माइनस 2, है ना। तो ये हो गया आपका माइनस 1/6, यानी ये क्या करेगा? गेन करेगा, ये त्याग नहीं करेगा। तो यहां पर त्याग कौन कर रहा? सिर्फ ए है वो, उसके द्वारा सॉरी, सिर्फ कौन कौन त्याग कर रहा है? यहां पर 13 नंबर देखना पड़ेगा। 13 का आंसर क्या आ रहा है कि यहां पर केवल और केवल किसके द्वारा त्याग किया जाएगा? केवल और केवल, देखो ये त्याग करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये गेन करेगा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा केवल ए द्वारा 1/6 भाग का त्याग है वो किया जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यहां पर केवल ए द्वारा 1/6 भाग का त्याग किया जाएगा, जो मैंने यहां पर इंडिकेट है वो कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज अपने को अब कंफर्म हो जानी चाहिए। ये अनुपात त्याग अनुपात है, तो पुराना माइनस नया, और उस हिसाब से अपने कैलकुलेट किया। तो यहां पर ए त्याग करेगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी, केवल ए द्वारा त्याग किया जाएगा 1/6% भाग का। ठीक है, हो गई बात? बढ़े आगे, समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक समझ में आ गई है तो एक बार बढ़िया सा थम्स अप का आप निशान अपडेट कर दें, डाल दें कि भाई ये चीज हमारे यहां तक समझ में आ चुकी है, ताकि अपन आगे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य में वृद्धि को नाम किया जाएगा, है ना। परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है तो अपन क्या एंट्री करते हैं? असेट्स अकाउंट डीआर, असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह कब होगी? यह वृद्धि पर। और कमी होती है तो इसकी विपरीत हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। ये होती है इसकी
कमी पे, तो इसलिए कहा भी जाता है कि संपत्तियों में वृद्धि होगी तो डेबिट किया जाएगा, संपत्तियों में कमी होगी तो क्रेडिट किया जाएगा। दायित्वों में वृद्धि होगी तो क्रेडिट किया जाएगा, कमी होगी तो डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि होगी तो कौन से खाते को अपन नाम करेंगे, तो नाम के लिए मैंने आपको बता दिया है कौन सा खाता, असेट्स यानी डेबिट बता दिया है, तो इसलिए यहाँ पर परिसंपत्ति खाता या सन्ड्री असेट्स है ना, सन्ड्री असेट्स अकाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट है वो करेंगे। क्लियर हो गई बात है ना। अब देखो ये सारी चीजें वैसे तो आपको सारी चीज आती है, आपने पढ़ रखी है, सारी चीज आपने पढ़ रखी है क्योंकि पूरे 70 पर्यंत आप लगातार पढ़ते रहे हैं, पूरे 70 पर्यंत आप पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, और अब 70 एंड पे आपके एग्जाम है, तो निश्चित रूप से आपने सारी चीज पढ़ रखी है। फिर भी इनको एक थोड़ा सा आप और देख लेते हैं तो आपको और भी बेनिफिट है वो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कविता और ममता एक फर्म में 4 सही 1/2 और 5 सही 1/2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने अक्षिता को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। भविष्य में इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 7:11:2 होगा। त्याग के अनुपात का गणना करनी है, क्या होगा, 9:11, 2:0 या 2, 7:11, 11:13 है ना। अब देखो यहां पर त्याग का अनुपात है तो वही फॉर्मूला है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात है ना। अब यहां पर कविता का त्याग है ना, त्याग तो 2 ही करेंगे, कविता तो कविता का पुराना कितना, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 सही, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 सही 1/2 अनुपात 5 सही 1/2 है ना। तो ये हो गए 4 दूनी 8 1 9, 9/2 अनुपात 5 दूनी 10 और 11/2, ये बराबर हो गया, तो अनुपात आ गया 9:11 है ना, 9:11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9:11 है वो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। तो 9/20 माइनस दया कितना है 7:11:2, तो कविता का है 7/20, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 तो 2/20। फिर ममता का, तो ममता का कितना है, ममता का भी 11/20 माइनस 11/20 माइनस 11/20, क्योंकि नया कितना है 11/20। ठीक है, अब ये आ जाएगा 20 है ना, 1 तो 11 माइनस 11 तो क्या आ जाएगा 0/20। तो या तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:0 या 2, ये इसका अनुपात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 2:0 कह दो या 2 कह दो है ना। तो इस तरीके से आपको अनुपात है वो कैलकुलेट करना है। अब तो मेरे हिसाब से आपको अनुपातों की जो कैलकुलेशन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब तो किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपन ने आज के इस सेशन में त्याग अनुपात है, नया अनुपात है, पुराना अनुपात है, सारे कैलकुलेट करके देखे, सारी चीज है वो अब आपके क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं है ना। तो समझ में आ गया, त्याग का अनुपात पुराना माइनस नया के फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे देखो, कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी अपने को पूर्ति करनी है ना। कुछ रिक्त स्थान है उसमें अपने को क्या करनी है, पूर्ति करनी है। देखो पहला क्वेश्चन है कि भाई ख्याति है, आपकी ख्याति क्या है, ख्याति आपकी अदृश्य संपत्ति, अदृश्य यानी इनटेंजिबल,
इंटेंजिबल है असेट्स मानी जाती है। ख्याति है वो आपकी अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है ना। दूसरा नाम क्या है इसका, अमूर्त भी इसी का नाम है, यानी अदृश्य कह दो या अमूर्त कह दो या इंटेंजिबल कह दो, ये मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला अगला अधिलाभ, लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य। अधिलाभ है वो कौन से लाभ पर आधिक्य है, तो अधिलाभ है वो आपके जो औसत लाभ है, औसत लाभ यानी एवरेज जो प्रॉफिट है वो अधिलाभ औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य है। तो अपने को ध्यान में रखना है ये औसत लाभ है उस पर आधिक्य, इसीलिए अपन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इस आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई पुनर्मूल्यांकन खाता, जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है यानी पुनर्मूल्यांकन खाता है, वो कौन सा खाता है। तो अभी अपनी चर्चा हुई थी, पुनर्मूल्यांकन खाता है वो नाम मात्र खाता है ना, या अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता है जिसे अपन नाम मात्र खाता भी कह सकते हैं, अवास्तविक खाता भी कह सकते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो आपका नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये सेशन है वो बोर्ड परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही है, इसके अलावा और कोई कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके दिमाग को फ्रेश कर देते हैं, एक तरीके से अपडेट कर देते हैं कि हाँ वास्तव में ये चीजें है, इनको अपन पढ़ेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि दायित्वों में वृद्धि होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते को करते हैं। दायित्वों में वृद्धि होगी तो पुनर्मूल्यांकन खाते को क्या करेंगे, दायित्वों में वृद्धि होगी है ना, दायित्वों में वृद्धि होगी तो पुनर्मूल्यांकन खाते को क्या करेंगे, डेबिट या नाम है ना, क्योंकि एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लायबिलिटीज है ना। तो इसमें क्या होगा, दायित्वों में वृद्धि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट है वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई पुनर्मूल्यांकन खाता के समय बनाया जाता, पुनर्मूल्यांकन खाता है वो कौन सी कंडीशन में बनाया जाता है। तो वैसे तो बात करें तो नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है, तो यह भी इसका आंसर हो सकता है कि भाई पुनर्मूल्यांकन खाता है वो नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है। लेकिन दिक्कत यह आती है कि नए साझेदार के प्रवेश के अलावा साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो भी पुनर्मूल्यांकन बनाएंगे, साझेदार की मृत्यु होगी तो भी पुनर्मूल्यांकन बनाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अपन यहां कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के पुनर्निर्माण, फर्म के पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन है ना, पुनर्निर्माण के समय बनाया जाता है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के पुनर्निर्माण के समय बनाया जाता है, चाहे साझेदार आए, चाहे साझेदार अवकाश ग्रहण करे,
चाहे साझेदार की मृत्यु हो, हर कंडीशन में फर्म का पुनर्निर्माण वहां पे होता है। उनके जो भी डीड वगैरह है उन सब में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई फर्म के पुनर्निर्माण के समय है वो बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गुडविल बराबर, गुडविल याद करने का यह भी एक फॉर्मूला, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बट्टे नीचे आएगा आपका NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या आएगा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये भी एक फॉर्मूला है ख्याति कैलकुलेट करने का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR, सामान्य प्रत्याय दर। ठीक है, सामान्य प्रत्याय दर। ओके है, बढ़े आगे, आगे देखिए आगे 7 नंबर क्या कह रहा है कि जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी रीति से बनाए जाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष साझेदारों के रिक्त स्थान खाते में स्थानांतरित किया जाता है ना। साझेदारों के पूंजी खाते दो रीतियों से बनाए जाते हैं, एक तो स्थिर से और एक परिवर्तनशील से। यह कह रहा है कि जब स्थिर रीति से बनाए जाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है वो आपके साझेदारों के कौन से खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि साझेदारों के जब दो रीति काम में ली जाती है, एक तो स्थिर में होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल में तो पूंजी का आगमन और बहिर्गमन लिखा था, बाकी सारी मध्य है वो किस में लिखी जाती है, चालू खाते में लिखी जाती है। तो इसका आंसर होगा चालू खाते या करंट अकाउंट। ठीक है, जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी रीति से बनाए जाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष है वो साझेदारों के चालू खाते यानी करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई रिक्त स्थान अनुपात की गणना साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है ना। कौन से अनुपात की गणना साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है? तो आपको पता होगा कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो जो ख्याति की राशि लेके आता है उसे पुराने साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश के समय त्याग के अनुपात की गणना की जाती है। सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है उसके अनुपात की गणना की जाती है। तो साझेदार के प्रवेश के समय त्याग के अनुपात की गणना की जाती है। और त्याग के अनुपात की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि जब नया साझेदार प्रवेश करता है और प्रवेश के समय ख्याति की राशि जो नगद लेके आता है उसे जो पुराने साझेदार है वो उसे त्याग के अनुपात में बांटते हैं, इसलिए त्याग के अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर क्या कहता है कि भाई कौन से का स्वभाव ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है? कि भाई चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनमें से किसका जो स्वभाव है उसमें ख्याति का मूल्य सबसे ज्यादा होता है? बिल्ली का स्वभाव, चूहे का स्वभाव या कुत्ते का स्वभाव, है ना। तो इसमें आपको पता होगा जो बिल्ली है ना, कैट का जो स्वभाव है, क्योंकि बिल्ली है उसका मालिक परिवर्तित होता रहे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां जिस स्थान पे रहती है वो उसी स्थान पे रहेगी, है ना। जो जिस स्थान पे रहती है उसी स्वभाव पे रहेगी। तो एक बिल्ली आपके सामने ये है और एक बिल्ली ये है ना। तो बिल्ली को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बिल्ली की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। हमारी वेदा है वो भी बिल्ली से डरती है ना। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में ये फीड कर लेना है कि भाई बिल्ली का जो स्वभाव है उसकी वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर कि भाई सामान्य लाभ बराबर औसत विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई, है ना। औसत सामान्य लाभ, अगर आपको को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR बटे 100, है ना। तो यहां पर क्या होगा, NRR होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्याय की सामान्य दर, ठीक है। तो प्रत्याय सामान्य दर है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे बात समझ में, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई एक तो बिली आवश्यकता है और एक सामान्य प्रत्याय दर, है ना, वो ज्ञात करने में उपयोगी होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले रखने एग्जाम की दृष्टि से खास और महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए आगे अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर अपन बात करेंगे कि साझेदार के प्रवेश करते समय जो आपका डूबने के लिए है उसे कहीं के लिए कौन सी प्रविष्टि होगी। तो देखो प्रविष्टि लिखी हुई है, सिर्फ आपको समझनी है। अगर मैं लिखूंगा तो अनावश्यक आज का सेशन बड़ा होगा, आपका समय जाहिर होगा। इससे अच्छा कि अपने को पता होना चाहिए क्या होगी। तो ध्यान में रखना, आपके जो डूबत ऋण है ना, उनमें कमी होती है। तो क्योंकि ये भी लाइबिलिटीज होती है, इसमें वृद्धि होगी तो ये क्रेडिट होगा और कमी होगी तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर कमी होगी तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डेब्ट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी एंट्री है वो हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है। तो कमी है तो, और वृद्धि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो जाएगी। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उन खातों के नाम लिखिए जिनके अंतर्गत साझेदार के प्रवेश करते समय सामान्य संचय की राशि हस्तांतरित की जाती है। यानी साझेदार के प्रवेश करते समय सामान्य संचय की राशि हस्तांतरित की जाती है। तो उन खातों का, तो उनमें कौन कौन से होते हैं कि भाई सामान्य संचय की राशि पुराने साझेदारों, है ना, विद्यमान साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में स्थानांतरित की जाती है। तो पुराने अनुपात में जो भी जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सारे के सारे पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। बढ़े आगे देखते। आगे क्या है कि तरुणा और भावना 4:2 में लाभ हानि विभाजित करते हुए साझेदार है। उन्होंने 1/3 हिस्से के लिए पूजा को फर्म में प्रवेश दिया। पूजा अपना हिस्सा दोनों से समान अनुपात में प्राप्त करती है। नए लाभ हानि, है ना, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है ना। पूजा अपना हिस्सा दोनों से समान अनुपात में, है ना। तो समान में, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं आंसर में कि भाई तरुणा का त्याग, है ना। तो ये 1/3 है, इसको बराबर बराबर यानी आधा आधा, तो कितना हो जाएगा 1/6। उसी प्रकार भावना का त्याग, तो भावना भी 1/3 का आधा, 1/6। तो ये तो त्याग हो गया, है ना। अब अपने को चाहिए नया अनुपात, तो नया अनुपात ज्ञात कर, नया माइनस बराबर पुराना माइनस त्याग, है ना। तो अब तरुणा का नया अनुपात, तो तरुणा का पुराना कितना है 4/6 माइनस 1/6, लघुत्तम आ गया 6 और 6 यानी 4 माइनस 1 3/6। फिर भावना, तो भावना का पुराना है 2/6 और त्याग है 1/6, तो बराबर 6 आ गया। 2 माइनस 1 तो 1/6। और फिर पूजा का है कितना 1/3, तो 2/2 कर देंगे तो 2/6 आ जाएगा। तो अनुपात क्या हो गया 3:1
1:2। क्या हो गया? 3:1:2। आगे समझ में कि भाई इसमें अपने को क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ नया अनुपात दे रखा है, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि भाई पूजा अपना हिस्सा दोनों से यानी तरुणा और भावना से बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त करती है, यानी 1/2 में प्राप्त करती है। तो 1/6 और 1/6 त्याग हो गया, और 1/6 को अपन इसमें से घटा देंगे तो अपने सामने क्या आ जाएगा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ममता तथा मनु 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए एक फर्म में साझेदार है। उन्होंने रेखा को नए साझेदार बनाया। नया लाभ विभाजन अनुपात है वो 4:2 निश्चित किया गया है। आपको त्याग अनुपात बताना है ना? तो त्याग तो इजी है कि भाई त्याग अनुपात, तो इसका फॉर्मूला है पुराना माइनस नया। ठीक है, अब इसमें पहले ममता है, ममता का त्याग, तो पुराना कितना है 5/8 माइनस नया 4/7। 8 7 तो 56, 8 का 56 में 7, 7 पंजो 35, ये हो गए 8 माइनस 8 चौक 32, तो 3/56 है ना। फिर मनु का त्याग, मनु का त्याग, तो मनु का पुराना अनुपात है 3/8 माइनस 2/7, लघुत्तम आ गया 56, ये आ गया 7, 7 3 21, ये आ गया 8 दूनी 16, तो बच गए कितने 5, तो 5/56। त्याग क्या हो गया 3:5 है, वो यहाँ पर त्याग अनुपात है वो हो गया। क्या हो गया 3:5 है, वो यहाँ पर त्याग अनुपात है वो हो गया। ठीक है, आगे समझ में मेरी बात? बताओ देखिए आई कि नहीं आई? सारी बात वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसे ही दांत दल रहे हो? अरे जब चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर क्लास लेने का मतलब क्या हुआ? क्लास का फायदा तभी है जब आपके कुछ समझ में आ रहा है, आपके कुछ दिमाग में सेट हो रहा है ना। और दिमाग में जब आपके सेट हो रहा है तो फिर घबराहट किसकी, फटाफट रिप्लाई करो कि यस ये चीज हमारी समझ में आ गई है ना। लगातार अपने साथियों को सेशन शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अन्य किसी और ग्रुप पे आप शेयर करो और उनसे कहो कि एक शानदार क्लास है वो आपको विजिट करने का मौका मिल रहा है, जरूर आप देखें। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखो 5 नंबर, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। देते समय कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का शेष है वो 10,000 रुपए दायित्व पक्ष में दिखाए गए हैं, है ना। प्रवेश के समय की जाने वाली, अब देखो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, इस पे पुराने जो कर्मचारी है उनका हिस्सा होता है। यहाँ पर सी जब प्रवेश कर रहा है उससे पहले ये 10,000 रुपए अपने को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटने होते हैं, है ना। तो इनकी बांटेंगे तो इनकी पूंजी बढ़ जाएगी और ये लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट यार 10,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 3 और 2 में बांटेंगे तो 10,000 में 5 का भाग देंगे तो 2,000 को 3 से करेंगे तो 6,000, 2,000 को 2 से करेंगे तो 4,000, ये इनकी प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड अगर कोई प्रविष्टि हो तो आपको इस तरीके से करनी है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो बड़ी बात होगी, याद रखना आप। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अधिलाभ के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन की 2 विधियों के नाम बताइए। तो 2 विधि है, वर्षों के क्रय के आधार पर
दो विधि पूछी है ना। पहली है वर्षों के क्रय के आधार पर, फिर पूंजीकरण विधि, वार्षिक वृद्धि विधि। तीन विधि आपको बता दी यहाँ पे, पूछी दो है, बता दी तीन। वर्षों के क्रय के आधार पर, पूंजीकरण विधि, वार्षिक वृद्धि विधि, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की संपत्ति और लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे क्या कहते हैं। तो फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे ख्याति कहते हैं। ठीक है, फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी को लाता है और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति या प्रीमियम की राशि है वो लाता है ना। दोनों हो गए, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए है ख्याति लेके आता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि का सूत्र आपको बताना है ना। अधिलाभों की जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसका सूत्र, तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, इसका फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना है। अधिलाभ मल्टीप्लाई 100 बट्टे प्रत्याय की सामान्य दर, जिसे अपन क्या कहते हैं, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसके नाम से इसको अपन जानते हैं। क्या जानते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि का ये सूत्र हो जाएगा, अधिलाभ मल्टीप्लाई 100 बटे प्रत्याय की सामान्य दर। ठीक है, ओके है ना, बढ़े आगे देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए और बी 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया है। नया अनुपात आपको कैलकुलेट करना है ना। तो नया अनुपात है वो कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माना फर्म का लाभ 1, सी का हिस्सा 1/5, शेष लाभ 1 माइनस 1/5, तो क्या आ जाएगा 4/5। इसका लघुत्तम लेंगे तो 4/5 आ जाएगा, है ना। अब नया अनुपात, ठीक है, नया अनुपात है ना, तो ए का नया अनुपात है, इसका फॉर्मूला होता है बैलेंसिंग रेशियो, तो 4/5 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, तो 3/5, तो कितने हो गए 12/25। फिर बी का नया अनुपात, तो इसका बैलेंसिंग 4/5 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, तो 2/5, तो 8/25। फिर सी का नया अनुपात, तो 1/5 मल्टीप्लाई 5/5, तो 5/25 आ गया आपका 12:8:5। ये इसका अनुपात है वो आ जाएगा कितना 12:8:5। ठीक है, ये इसका अनुपात होगा, क्या होगा 12:8:5। ठीक है, आगे बढ़े आगे देखो। आगे एक महत्वपूर्ण पूछा है, समानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता कब आवश्यक होता है, मेमोरेंडम रेवल्यूशन। तो देखो, जब संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है किंतु पुनर्मूल्यांकित मूल्य पुस्तकों में न दिखाया जाए, अर्थात संपत्तियों और दायित्वों का लेखा पुराने मूल्य पर ही किया जाता है,
तो उस समय आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर संपत्ति और दायित्वों में जब हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उस समय हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार करना पड़ता है। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है, उस समय उसको ये खोला जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है तभी खोला जाता है जब हमें संपत्ति और दायित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। ठीक है, ओके है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि गुप्त ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ये है वो फॉर्मूला है ना, गुप्त ख्याति हिडन गुडविल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो साझेदारों की कुल पूंजी है ना लाभ हानि अनुपात में उसमें से घटा देंगे साझेदारों की पूंजी खाते का शेष समायोजनों के पश्चात है ना। साझेदारों की जो टोटल कैपिटल होगी ना उसमें साझेदारों की पूंजी खाते का जो शेष समायोजन है वो घटाएंगे तो हमारे पास हिडन गुडविल आएगी। हमने इसका एक एग्जांपल भी किया था जिसका आंसर 17,000 आ रहा था, वो हिडन गुडविल का फॉर्मूले के आधार पर ही कैलकुलेट है वो की गई थी। तो साझेदारों की जो टोटल पूंजी होगी उसमें से पूंजी खाते का जो समायोजन शेष है वो लेस कर देंगे तो उससे हमारे सामने ख्याति की जो हिडन गुडविल है वो आ जाएगी। ओके, आगे देखिए आगे क्या है कि रमेश और मुनेश 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने धर्मेंद्र को नया साझेदार बनाया। नया अनुपात 3:1 निश्चित किया गया है। समानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते का नाम शेष है वो 15,000 दर्शाता है। आपको सिंगल प्रविष्टि करनी है ना, सिंगल प्रविष्टि करनी है। तो देखो सिंगल प्रविष्टि में पहले देखेंगे कि भाई रमेश और मुनेश इनके तो पहले इस समय कितने आ रहे थे 15,000 मल्टीप्लाई 3/5 तो इसके आ रहे थे 9,000। मुनेश के आ रहे थे 15,000 मल्टीप्लाई 2/5 तो कितने आ गए 6,000 है ना। और अब अनुपात चेंज हो गया धर्मेंद्र आने के बाद, तब कितने कितने आ रहे हैं तो रमेश के 15,000 मल्टीप्लाई 3/5 तो इसके तो 9,000 आ रहे है ना। मुनेश के 15,000 मल्टीप्लाई 1/5 तो 3,000 और फिर धर्मेंद्र के 15,000 मल्टीप्लाई 1/5 तो 3,000 है ना। अब देखो रमेश के कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रमेश के पहले भी 9 थे और अब भी 9। मुनेश के 6,000 में से अब 3,000 बचे तो इसके 3,000 कम हो गए है ना। तो 3,000 कम होते इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कि भाई इसके कम हो गई पूंजी है ना। तो इसकी पूंजी कम हो गई तो इसकी एंट्री होगी यहां कर दूं मुनेश कैपिटल अकाउंट DR 3,000 टू धर्मेंद्र आज कैपिटल 3,000। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। इसमें ये प्रविष्टि पूछी है कि समायोजन प्रविष्टि, तो मुनेश कैपिटल अकाउंट DR 3,000 टू धर्मेंद्र कैपिटल 3,000 ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। एकल प्रविष्टि के द्वारा इसका समायोजन है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो ये कैपिटल बढ़ाई रखिए यहाँ पे, मुनेश कैपिटल अकाउंट DR 3,000 टू धर्मेंद्र कैपिटल 3,000। ठीक है, ये आप समझ लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है। तो त्याग अनुपात की मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो जो ख्याति की राशि लेके आता है उसे पुराने साझेदारों के मध्य त्याग अनुपात में बांटी जाती है और इसलिए त्याग के अनुपात की गणना
आवश्यक होती है ना। साझेदारों के मध्य ख्याति के विभाजन हेतु त्याग अनुपात की गणना की जाती है। जो साझेदार ख्याति लेके आएगा उसका विभाजन त्याग अनुपात में होगा, इसलिए त्याग अनुपात की गणना है वो की जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे क्वेश्चन 14 क्या है, ए और बी 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है, सी को 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, नया अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी वही कंडीशन, माना फर्म का लाभ 1, सी का हिस्सा 1/3, शेष लाभ 1 - 1/3, 2/3। अब अपने को चाहिए नया अनुपात। तो पहले कौन है, ए, तो बैलेंसिंग रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, तो कितना आ गया 6/15, है ना। बी का बैलेंसिंग रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई 2/5, तो 4/15। सी 1/3, तो 5/5, तो आंसर आ गया 6:4:5, 6:4:5, है ना। 6:4:5 है वो इसका आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए, अब समझ में आई नहीं आई, बताओ देखिए। ए और बी है जो 3-2 के अनुपात में लाभ बांट रहे हैं, सी को प्रवेश देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने को मानना पड़ेगा, माना फर्म का लाभ 1, सी का हिस्सा 1/3, शेष लाभ 1 - 1/3 तो 2/3, और फिर इसको नया अनुपात को बैलेंसिंग रेशियो मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करके अपने कैलकुलेट किया, और इस तरीके से आपका अनुपात आ जाएगा 6:4:5। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो एक बार पुनः कि समानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते की द्वितीय भाग के शेष को किस अनुपात में साझेदारों में वितरित किया जाता है। इसके जो मेमोरेंडम रेगुलेशन होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, पहला भाग और द्वितीय भाग। ये पूछा द्वितीय भाग है उसको शेष को, तो ये आपको पता ही है द्वितीय भाग है वो नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा, है ना। तो समानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते के द्वितीय भाग के शेष को सभी साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। सभी साझेदारों के मध्य, द्वितीय भाग में सभी साझेदारों के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो क्वेश्चन 16 क्या है, एक फर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा लाई गई ख्याति की राशि कौन प्राप्त करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है और ख्याति की राशि नगद लेता है, तो पुराने साझेदार है वो त्याग के अनुपात में या त्याग करने वाले साझेदार प्राप्त करते हैं, और वो भी त्याग के अनुपात में प्राप्त करते हैं। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कोई साझेदार त्याग नहीं करता तो वो प्राप्त नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, त्याग करने वाला साझेदार है वो त्याग के अनुपात में प्राप्त करता है। किसको, नया साझेदार जब प्रवेश करता है और वो ख्याति की राशि नगद लेके आता है, उस राशि की बात यहाँ पे की जा रही है। उस राशि को त्याग करने वाले साझेदार है वो त्याग के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्या है कि नए साझेदार के प्रवेश पर संदिग्ध ऋण आयोजन कम करने के लिए क्या प्रविष्टि होगी। तो पुनः आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट या टू रिवलेशन, कम होने पर, और वृद्धि होने पर रिवलेशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो
आगे 18 नंबर क्या कह रहा है कि नया साझेदार फर्म को ख्याति की राशि का भुगतान क्यों करता है। नया साझेदार फर्म को ख्याति की राशि का क्यों भुगतान करता है, क्योंकि भाई उसे लाभों में हिस्सा चाहिए और लाभों में हिस्से के लिए वो ख्याति का भुगतान करता है ना। तो फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार ख्याति की राशि का भुगतान करता है। फर्म के जो भावी लाभ है, क्योंकि हर व्यक्ति है वो लाभ के लिए तो उस फर्म का साझेदार बन रहा, तो भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो ख्याति लेके आता है वो त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है और इसीलिए नए साझेदार को ख्याति की राशि का भुगतान है उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, बढ़े आगे देखो। आगे 19 नंबर क्या है कि फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाएगी। तो ये पुराने भी हो सकते हैं और त्याग करने वाले भी हो सकते हैं। कई बार त्याग करने वाले पुराने सारे एक साथ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पुरानी लिखा है। तो नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार या त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। चाहे पुराने साझेदार हो और चाहे त्याग करने वाले साझेदार हो, उनके मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि नए साझेदार के प्रवेश पर सामान्य संचय पुराने साझेदारों में बांटा जाता है और क्यों। सामान्य संचय है ना, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, पी&एल है, ये सारे के सारे पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटे जाते हैं, है ना। तो ये क्यों बांटे जाते हैं, क्योंकि उक्त संचय की राशि नए साझेदार के फर्म के प्रवेश से पूर्व है ना। ये सारे जितने भी जो सामान्य संचय है वो नए साझेदार के प्रवेश से पहले पर है ना, जिस पर पुराने साझेदारों का ही अधिकार होता है, हक होता है। इसलिए चिट्ठी में दिखाए गए संचय तथा अतिरिक्त लाभों पर पुराने साझेदारों का ही अधिकार होता है। इसलिए पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में ये बांटा जाता है ना, क्योंकि ये सारी मेहनत किसकी है, पुराने साझेदार की। नया साझेदार तो अब उनके साथ जुड़ रहा है तो अब उसको हिस्सा मिल सकता है, लेकिन पहले का जितना भी जो हिस्सा है उसमें पुराने साझेदार ही काम करेंगे, पुराने साझेदारों को हिस्सा मिलेगा। इसलिए जो भी आपके सामान्य संचय है, कैपिटल रिजर्व है, उनमें पुराने साझेदारों का हिस्सा होगा और उनके मध्य पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आज का लास्ट सवाल देखेंगे क्या है, क्वेश्चन 21 कि अधिलाभ तथा औसत लाभ में एक अंतर आपको बताना, यानी सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में आपको अंतर बताना है ना। तो अधिलाभ का आशय है औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य, है ना। अधिलाभ क्या होता है, औसत लाभ पर सामान्य लाभ का आधिक्य है, वो आपका अधिलाभ है। यानी अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। जबकि औसत लाभ से आशय पिछले कुछ वर्षों का औसत से है, जैसे 5 वर्षों का लाभ दे दिया और उसका औसत निकाल ले, है ना। तो औसत लाभ से आशय पिछले कुछ वर्षों के लाभ के औसत से माना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक और शानदार और इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशन, जो पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 2 जिसमें साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन पे आज के सेशन में चर्चा की गई है। और अनुपात के बारे में तो ये मैं बता दूं कि अनुपात तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, आप उन पे अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है कि भाई नाम चेंज कर दे, बाकी अनुपात ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और रेशियो आपको जरूर निकालना आना चाहिए, क्योंकि रेशियो अगर आपको निकालना आता है तभी आपका सवाल है वो सही हो पाएगा, इसलिए रेशियो निकालें। इसके अलावा आज के इस सेशन को पूरा आप एकदम ध्यानपूर्वक सुन लें, जो भी चीज़ आपको लगे उनको याद कर लें, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। इसके अलावा आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और जो हजारों विद्यार्थी 12वीं बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, उन सब में आज का सेशन है वो उनके लिए फायदेमंद हो सके। इसके अलावा जो हमारे इस चैनल पे विजिट हो चुके हैं, वो हमारे इस चैनल के जितने भी जो वीडियो है वो पूरा देखना चाहते हैं, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे,
वहाँ से देख लें। इसके अलावा हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा जो सेशन है वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में सेशन को शेयर जरूर करें साथियों में, ताकि लगातार हमारे साथ इस कॉमर्स क्लासेज में लगातार विद्यार्थी जुड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।